इधर दर्शकों, नागपुर हिंसा को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हिंसा से जुड़े कई राज लगातार सामने आ रहे हैं। नागपुर पुलिस ने तेजी से जांच की। जांच में हिंसा का मास्टरमाइंड फहीम खान सामने आया और हिंसा का कनेक्शन सामने आया, तो दूसरी तरफ नागपुर हिंसा के तार बांग्लादेश से जुड़ते हुए दिखाई दिए। बांग्लादेश से नागपुर हिंसा की साजिश रची गई थी, इसका खुलासा हुआ है। नागपुर में एकाएक मुसलमानों की बड़ी मात्रा में भीड़ जुटाई जाती है। तलवारें, पत्थर, हथियार लेकर अपना चेहरा ढके लोग नागपुर की सड़कों पर दौड़ते दिखाई देते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि महज 4 घंटों के अंदर कैसे इतने सारे लोग इकट्ठा जमा हो गए? वो इतने पत्थर और हथियारों के साथ कैसे यहाँ पहुंचे? पुलिस ने जांच पड़ताल आगे बढ़ाई तो हिंसा में सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका सामने आई। फिर वही पोस्ट खंगाले गए जहां से हिंसा भड़काने की शुरुआत हुई। इसी तफ्तीश के दौरान बड़ा खुलासा होता है कि हिंसा का सीधा कनेक्शन बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। सारे पोस्ट नागपुर के नहीं है, लेकिन स्टार्ट नागपुर से हुआ है, लेकिन बाद में बाकी जगह से भी ये पोस्ट किए गए हैं। कुछ प्रोफाइल में अपने वो नाम के आगे और उसमें लोकेशन में जो उन्होंने एक प्रोफाइल में शायद उन्होंने बांग्लादेश लिखा हुआ था। प्रोटेस्ट हुआ था, वो प्रोटेस्ट के वीडियो को उन्होंने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया और फिर उसको उसने स्प्रेड किया, जिसकी वजह से ये कह सकते हैं कि ये वाला जो राइट हुआ उसकी वजह से हुआ। इसका सीधा मतलब यह है कि हिंसा नागपुर में हो रही थी और ये सब कुछ ऑपरेट नागपुर से नहीं बल्कि कई सोशल मीडिया पोस्ट से खुलासा हुआ है कि आईपी एड्रेस बांग्लादेश तक के हैं। अब इसकी जांच पड़ताल को और आगे बढ़ा दिया गया है। सोचिए आप, 15,000 किलोमीटर दूर से नागपुर का माहौल खराब करने का पूरा एजेंडा चल रहा था और इस एजेंडे को जमीन पर उतारने के लिए सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। भड़काऊ पोस्ट डाले गए और नागपुर हिंसा में वैसे ही आग भड़काई गई। इन पोस्ट में लिखे शब्दों को अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे कई सारे सोशल मीडिया पर पोस्ट खंगाले गए जिन पर भड़काऊ वीडियो और कंटेंट शेयर किया गया और नागपुर में बड़ा बवाल खड़ा हो गया। NNTV नाम के इस पेज पर कई सारे ऐसे पोस्ट मिले हैं जिनमें तलवार लेकर सड़क पर घूम रहे लोगों को बेकसूर बताया जा रहा है। ठीक इसी तरह इस पोस्ट में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हिंदुओं के प्रदर्शन को गलत और मुसलमानों ने जो हिंसा भड़काई उसे सही बताकर भड़काने का काम किया गया। इन्हीं पोस्ट में पुलिस को एक पोस्ट ऐसा भी दिखा जो कि बांग्लादेश के आईपी एड्रेस से ही पोस्ट किया गया, जिसमें साफ धमकी दी गई कि अगर अगली बार हिंदुओं की महिलाओं को उनके घरों से उठाएंगे, आग लगाएंगे। कारण आता ते तपास चालू आहे। जर ते त्यांची प्रोफाईलमध्ये कोणी कंट्रीचं नाम लिहिलं आहे तर ते जिन्युइन आहे की चुकीचं आहे ते काय ते आम्ही तपास करतो। यामध्ये आता जे FIR काल दाखल केलेली आहे, पण त्यांनी जे व्हिडिओ तयार केला आणि त्यांनी जे सोशल मीडियावर स्प्रेड होता, नंतर त्यांच्या मोबाईलवरून ते डिलीट करण्याची प्रक्रिया आहे। तर ते ऐसा नहीं है। इस तरह के पोस्ट कर नागपुर में लगी चिंगारी को आग का रूप दिया गया। इसलिए महाराष्ट्र साइबर सेल लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नजर रख रहा है। अभी तक 144 ऐसे लिंक पाए गए हैं जिनमें दंगों का जिक्र है। इनमें 37 लिंक को डिलीट कर दिया गया है। पुलिस को 172 ऐसे वीडियोस भी मिले हैं जो अफवाह फैलाने के एजेंडे में जुटे हुए थे, मुसलमानों को उकसाने के उद्देश्य से बनाए गए थे। इन पर भी पुलिस एक्शन ले रही है। पुलिस का एक्शन जारी है। सोशल मीडिया से हिंसा भड़की, इस पर जांच की जा रही है। भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर नागपुर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। भड़काऊ वीडियो पोस्ट करने वाले 34 लोगों पर FIR दर्ज की। बांग्लादेश से ये सारे फेसबुक चैनल ऑपरेट किए जा रहे थे, इनकी पहचान कर ली गई है। नागपुर में बड़े पैमाने पर दंगे भड़काने की धमकी दी गई। अकाउंट चलाने वाला व्यक्ति बांग्लादेश का रहने वाला है और साइबर सेल ने फेसबुक से अकाउंट को ब्लॉक करने का अनुरोध किया है। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले अभी भी एक्टिव हैं। साइबर सेल ने अब तक 97 ऐसे पोस्ट की जांच की जो झूठी जानकारी फैला रहे थे। नागपुर पुलिस ने हिंसा में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए 18 जांच टीम बनाई। अब तक पुलिस ने 200 लोगों की पहचान कर ली है। 90 लोगों को हिरासत में लिया गया है और बाकी 1000 संदिग्धों की पहचान करने की कोशिश शुरू कर दी गई है। नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड फहीम खान नागपुर हिंसा को बेहद शातिराना तरीके से प्लान कर रहा था। उसी का नतीजा है कि शहर के कई इलाकों में उपद्रवियों ने खुल्लम खुल्ला तांडव मचाया।
ऐसे आरोपियों को पुलिस महज उपद्रवी नहीं देशद्रोही बता रही है। हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान पर देशद्रोह की धारा लगाई गई है, क्योंकि फहीम खान ने न सिर्फ लोगों को उकसाया बल्कि इसके लिए उसने कोई रास्ता ऐसा नहीं छोड़ा जो हिंसा में पूरे शहर को ना झोंकता हो। फहीम खान उसमें शामिल है क्योंकि उसने सबसे पहले तो जो उस दिन प्रोटेस्ट हुआ था उसका वीडियो को बनाकर उसने स्प्रेड किया था और एक तरीके से उसने अपील की थी कि वायलेंस होना चाहिए। आखिरी में जो वायलेंस हुआ उस वीडियो को भी उसने फिर स्प्रेड किया। अभी तक हमने 230 इस तरीके के पोस्ट आइडेंटिफाई किए हैं जो कल रात तक के थे। वो सभी के सभी हमने उसके रिमूवल के लिए हमने मेल्स किए हैं, जिनमें से 50% रिमूव भी हो गए हैं। फहीम खान के ही कहने पर शिवाजी पार्क पर उसके साथ सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समर्थक जुटे थे। गणेशपेट थाने पर उपद्रव कर घेराव किया था, भड़काऊ नारेबाजी की थी। पुलिस का कहना है कि औरंगजेब के खिलाफ प्रदर्शन का वीडियो बनाया गया और इस वीडियो को हिंसा का बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया गया। औरंगजेब के विरोध में जो प्रोटेस्ट हुआ था वो प्रोटेस्ट के वीडियो को उन्होंने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया और फिर उसको उसने स्प्रेड किया, जिसकी वजह से ये कह सकते हैं कि ये वाला जो राइट हुआ उसकी वजह से हुआ। जैसे वो वीडियो डाला गया तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, काफ़ी लोगों ने उसको लाइक किया, शेयर किया, फर्दर शेयर किया। इसमें पुलिस के खिलाफ जो वायलेंस हुआ है उसको उन्होंने प्रमोट किया है और क्या कहते हैं उन्होंने उन सभी लोगों ने एक तरीके से सबवर्सिव एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। साफ है, नागपुर हिंसा एकाएक नहीं हुई थी। अभी तक की जांच में कई सबूत सामने आए हैं जो ये बताते हैं कि हिंसा भड़काने के लिए पूरा नेक्सस काम कर रहा था। इसके लिए पूरा नेटवर्क तैयार किया गया था। सोशल मीडिया से लेकर गली गली तक नफरत फैलाने की साजिश रची गई थी, जिससे हिंसा भड़की। नागपुर की स्थिति क्या है ये भी हम आपको बता दें। नागपुर पुलिस आयुक्त ने कर्फ्यू को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में गणेशपेट, कोतवाली और तहसील थाना क्षेत्र में हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी गई है। इन थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू जारी रहेगा। शांतिनगर, लकड़गंज और यशोधरा नगर में 1 बजे से लेकर 4 बजे तक कर्फ्यू में छूट दी गई है, लेकिन इस पर नजर रखी जा रही है। अब दर्शकों आपको बताते हैं, योगी आदित्यनाथ ने मुगल प्रेमियों को, देशद्रोहियों को आखिरी वार्निंग दे दी। मुगल आक्रांता और गाजी प्रेमियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि इनका महिमा मंडन जो भी करेगा देशद्रोह से कम नहीं होगा। बहराइच पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजा सुहेल देव के शौर्य का भी जिक्र किया। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक मुगल आक्रांताओं से लेकर गाजी प्रेमियों को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ औरंगजेब की कब्र को नेस्ते नाबूद करने के लिए हिंदूवादी संगठन मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ सालार गाजी के नाम पर लगने वाले मेले को लेकर जंग छिड़ गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ मुगल आक्रांताओं को लेकर क्लियर हैं। बहराइच में उन मुगल प्रेमियों को भी मैसेज दे दिया कि आक्रांताओं का महिमा मंडन करने का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना है। ये नया भारत है, इसमें ये कभी स्वीकार नहीं होगा।